ठीक है। सो अभी तक हमने जो डिस्कस की दैट वाज द एसेट्स. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, tangible assets and intangible assets, and the value of the tangible assets decreased with respect to the time, with respect to the use, okay, with respect to the new technology, with respect to the unfavorable market condition, which is called the depreciation, okay, which we have discussed. Now जो second term है accounting में, that is the liability. Okay, so the legal obligation to be paid by the company. Some items that may appear in the liabilities are, for example, taxes. ठीक है, अगर एक कंपनी के ऊपर टैक्सेस आ रहे हैं, सो टैक्सेस उसने पे करने होंगे ना. So that is a type of the liability. Then we have the accounts payable. ठीक है, when some goods or, for example, some services are purchased by the organization या by the company, so they will have to pay for it. Suppose अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, तो उसके लिए अपने पैसे देने होंगे. या अक्सर क्या करते हैं कि सपोज अगर आपने मटेरियल्स मार्केट से लाए हुए हैं कर्जे पे, समझ आ रहे हैं इस पॉइंट की. ठीक है, सपोज अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है या जो सर्विसेज आप लेते हैं, सपोज आपने उसको यूटिलाइज किया हुआ है, देन यू विल हैव टू पे फॉर इट. ओके, थर्ड वन क्या है, दैट आर द क्रेडिट कार्ड पेबल. अगर आप लोगों ने देखी हुए है ना, अक्सर जो कंपनी होती है उनके ऊपर सप्लायर्स के पैसे होते हैं. समझ आ रहे हैं. सपोज अगर एक कंपनी है, यहां पे एक मार्केट वाला है, तो मार्केट वाला क्या करते हैं, पहले से पैसे देते हैं कंपनी को, और कंपनी बाद में उनको फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. तो पहले से जो पैसे होते हैं कंपनी के ऊपर, that will be paid by the company. That is called the credit card payable. And if the company or organization have taken some loan from banks, which is two types, either long-term loan or current loan. Okay, see, account में जहां भी ये current का term आ जाता है ना, current loan, current assets, that are the thing या the assets to which we are dealing within 1 year. जिसके साथ आप 1 year में डील करते हैं, उसको करंट एसेट्स कहते हैं, करंट लोन्स कहते हैं. एंड लॉन्ग टर्म जो है, टू विच व्हेन यू आर डीलिंग विद मोर देन 1 year ड्यूरेशन, उनको लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं. 10 years, 15 years, for 5 years. ठीक है. सो सिंपली एनीथिंग which a company or an organization will have to pay, that is called the liability. Okay, so whenever you are establishing an organization or a company, so you will have some own amount, you will take some liability, and the sum of liability and equity is called the assets. जी नफीदुल्लाह, आपने हैंड रेस किया था. सर ये जो सर हम करंट अकाउंट बनाते हैं सर बैंक में, सर तो वो तो परमानेंट होता है, वो तो 1 year के लिए नहीं होता. नहीं, वो दूसरा चीज है ना. उसमें फिर वो करंट, उसमें ये होता है कि उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू दी, उसमें वो ज़कात नहीं काटते और आपके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट नहीं आता पैसों के ऊपर. उसको करंट अकाउंट कहते हैं. वो फिक्स्ड होता है. उसका करंट ये मकसद ये है कि आपके मनी जो है वो ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा. उसका मकसद वो दूसरा साइड है फिर. ठीक है, ये जो करंट लोन्स है या करंट एसेट्स जो हैं, दे आर दैट थिंग टू विच यू आर डीलिंग विद इन 1 year. इसको शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म लोन है विच यू आर टेकिंग फॉर 5 years और 10 years. मुराद अब क्लियर हो गया है. लिएबिलिटी, एनीथिंग विच यू हैव टू पे, आपकी ऊपर जो है जिसको आपने पे करना है, दैट इज कॉल्ड द लिएबिलिटी. और कुछ अमाउंट आपका अपना होगा ना, जो पर्सनल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और कुछ आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, या आपने जो है रॉ मटेरियल कर्जे पे लाए हुए हैं, या आपने जो है सप्लायर्स जो है मार्केट में जो दुकानदार हैं उनसे आपने एडवांस पैसे लिए हुए हैं,
all these things are the liabilities, and liabilities plus equity is the asset of organization. In accounting सर context, जी सर सैलरीज भी लाइबिलिटीज में आ सकते हैं या नहीं? जी, वो करंट लिएबिलिटीज होते हैं। मीन आपने पे करने ना, अगर एक महीना आपने किसी के सर्विसेज यूटिलाइज की है, सो एट द एंड ऑफ द मंथ आपने उसको पैसे देने हैं, तो ये आपकी ऊपर लिएबिलिटी है। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। In accounting context, liability are classified as, see, current liabilities, debts that to be settled within 1 year. Yeah, anything which you have to pay a short-term loan, जो है, that is called the current liability. One, we have the long-term liability, which will be, we can say that paid in longer period. Okay, so in simple term, you own assets purchased by either what you have or what you owe. मीन अगर आपके पास कोई चीज है ना, तो उसको या आपने अपने पैसों से खरीदा होगा या कर्जे से खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ हाउस हैविंग वैल्यू $100,000, for example, for this you took a loan of $70,000 from bank, so this amount you will have to pay, ये आपने पे करना होगा, so this is the liability. And for example, $30,000 you have paid from your pocket, so your total asset is, आपकी टोटल असासजात कितने हैं, सपोज $100,000 है ना उसकी वैल्यू, उसमें $30,000 जो है दैट इज द इक्विटी, एंड $70,000 जो है दैट इज द लिएबिलिटी। ठीक है। सी नाउ आई होप कि इक्विटी भी क्लियर होगा। दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द ओनर, ओके, the portion of the total assets of the company that the owner fully owns. ठीक है, जिस तरह हमने एक एग्जांपल की ना, फॉर एग्जांपल, if you have a vehicle which you have purchased at $30,000, suppose you took 25,000 loan from bank and 5,000 you invested from your cash, so that 5,000 is equity and 25,000 is liability, and total asset is 30,000. ठीक है। Then we have different types of the equity. One is the contribution. See, the money, yeah, your own money which you have invested at the start of the business, that is called the contribution equity. Okay, at the start of the business आप अपनी जेब से जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। One is the distribution or draw. Suppose if you have withdrawn some money from the organization, with respect to the time, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करेगा ना, सपोज हर साल आप ऑर्गेनाइजेशन से पैसे निकालते हैं, ये भी आपकी इक्विटी काउंट होगी, बिकॉज वो आपने निकाले हुए, अपने पैसे निकाले हुए हैं। ओके, एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम प्रीयर ईयर्स, या जो अमाउंट एक्यूमुलेट होता है। सी, सपोज यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस by investing suppose $1 million per 1 year, suppose आपने $10,000 जो है आपने प्रॉफिट कर दी, बट ये प्रॉफिट जो है ये आपने कंपनी से निकाला नहीं है, वो भी कंपनी में चल रहा है। समझ आ रहा है? वो भी सपोज $1 लाख आपने प्रॉफिट की है, तो अब आपकी टोटल इक्विटी कितनी होगी, 1.1 मिलियन। ये 0.1 मिलियन जो है ये एक्यूमुलेशन है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मीन प्रीवियस ईयर से आपने उसमें एक्यूमुलेट कर दिया। ठीक है। सो देन वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर। ओके, सी this is also called the financial statement that is used to assess a company performance. Okay, you will have to prepare the profit and loss statements, तो आपको पता चलेगा ना कि आपका बिजनेस जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्चुअली समराइज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस।
the money coming into the organization, the money going out from the organization, just keeping its record. That is called accounting, that is called financial statement, that is called balance sheet, that is called profit and loss statement. At the end आपको पता चलेगा ना कि कितना आपने अर्निंग की है, ठीक है. That is also known as the income statement, that is called the earning statement, that is called the statement of operation, ठीक है. See, for the year ended, suppose एक साल खत्म हो गया, ठीक है. Now see, for this whole year, how much amount came into the organization? That is $100,000. Now revenue is not the profit. Remember, revenue जो है ये profit नहीं है. Revenue is the total amount which is coming into the organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो टोटल अमाउंट बाहर से आ रहा है ना, ये रिवेन्यू है. सपोज अगर आप एक प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको आप परचेस कर सेल करते हैं मार्केट में, तो उससे आपको जो अमाउंट मिल रहा है, that is called revenue, the total amount which is coming into the organization. Okay, now see, suppose you are selling some products, so the cost of the raw material for that product is $20,000. Suppose अगर एक साल में आपने जितना जो है सेलिंग की है वो $1,000 की है, अब उनकी जो रॉ मटेरियल था, उनका जो चीज आपने सपोज सेल की है ना, उनका जो खर्चा था, उनका जो आपने परचेजिंग किया है, that is $20,000. so the gross profit is $80,000. okay, now see, this is profit, ये 20,000 जो है ये लॉस है जनरली अगर आप उसको कर लेना, या ये 100,000 जो है ये रिवेन्यू है, ये 20,000 क्या है, ये एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है. अब देखें ये पूरी साल में 10,000, suppose you paid the salaries, 10,000 you paid the rent, utilities, for example electricity bills, water bills, printing charges, computer charges, etc. इनको utilities कहते हैं. So see, in 5,000, see the depreciation rate, जिस मशीनरी से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो उनकी जो डिप्रिशिएशन रेट है, that will be also accounted as a expenses. तो देखिए 30,000 is the total expenses. So from this 80,000 subtract 30,000. So that is the profit after accounting the operation costs, या operation expenses. Okay. Now suppose जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो अगर लोन है, so for example 10,000 is the interest, 10,000 are the taxes. Okay, so subtract these two, so the 30,000 is the net income, yeah, that is the net profit, that is the paper profit. समझ आ रहे हैं? So the total revenue was $100,000, the total expenses is $70,000, so the net profit of the organization is $30,000. तो फिर उसमें जो शेयर्स होते हैं ना, अगर 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो फिर ये उनके हिसाब से डिवाइड हो. सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, द ऑपरेशन स्टेटमेंट, द अर्निंग स्टेटमेंट. ठीक है, एंड सी द इनकम माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज द नेट इनकम, दैट इज द नेट प्रॉफिट. इज इट क्लियर? जी सर, ये EBIT का क्या मतलब होता है? कौन सा? सर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने जो लिखा हुआ है. ऑपरेटिंग, ये अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स. अच्छा, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स. ठीक है, इनकम टैक्स भी पे करना होता है ना. ओके जी, कामरान ने भी क्लियर? यस सर. जी जी मुराद. अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स क्या मतलब है सर? इनकम टैक्स तो हर हालत में पे करना होता है. नहीं, मीन
अब देखिए ना, इससे टैक्स पे नहीं किया, सो दैट इज द अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। इंटरेस्ट आपने पे कर दी, अगेन दैट इज द अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, एंड वंस यू हैव पेड द टैक्सेस देन दैट इज द पेवर अर्निंग। आपका क्वेश्चन क्या है ओके इमरान? सर। ठीक है। ओके सर, सर क्लियर हो गया जी सर। अच्छा, तो सी जस्ट ये जो 3 लेक्चर्स हमने लिए हैं ना, दीज आर दी जस्ट द टर्मिनोलॉजीज, जस्ट आपको इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाए। सी इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है, जिस तरह हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं, आउटगोइंग कॉस्ट हैं। So see, money earns from selling a product or service or from interest. See, अगर आपने जो जनरल एक टर्म है ना इकोनॉमिक्स का, अगर आपने कर्जा दिया हुआ है तो उसकी ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इनकम। अब हलाल है या हराम है उस साइड पे हम नहीं जा रहे ना, हमने जस्ट उसको डिस्कस करना है कि दैट इज अ टाइप ऑफ इनकम, दैट इज रेवेन्यू। ओके, या अगर आप कोई चीज सपोज सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज इनकम। Okay, here we are providing our services as a teacher, and the government is paying us the salaries, so that is our income, that is our revenue. Suppose an organization is producing the product and selling it in the market, so in return they will get some revenue. Other names are revenue, gross income, turnover, that is also called the top line. Okay, that is the total amount which coming into the organization or company by selling some product or providing some services. Okay, then we have the net income, so the revenue minus expenses. Okay, that is the net profit. Yeah, that is the bottom line. Mean revenue is the total amount coming, expenses are the amount which is outgoing, so the difference between these two, that will be the net income, yeah, that will be the net profit. Okay, accrual basis accounting counts the revenue is invoices is entered and invoice is paid. See, total amount entered na, that is revenue, that is income. अक्सर आप एक शॉप में चले जाते हैं, वो आपको इनवाइस देते हैं, वो इनवाइस से उनकी जो अमाउंट है वो उनकी अकाउंट में एंटर्ड हो जाता है, वो इज अ रेवेन्यू अकाउंट होता है। और वो जो मटेरियल खरीदते हैं, जो सैलरीज देते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो वो इनवाइसेस पे करते हैं ना, तो पेड होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दैट इनवाइसेस एंटर्ड एंड इनवाइसेस पेड, दैट विल बी कॉल्ड द नेट इनकम और दैट विल बी कॉल्ड द नेट प्रॉफिट। ओके, इनकम अकाउंट्स आर टेम्परेरी और नॉमिनल अकाउंट्स एंड परमानेंट और रियल अकाउंट। दो टाइप्स के होते हैं। वन अकाउंट्स आर टेम्परेरी जस्ट फॉर कीपिंग द होल रिकॉर्ड, और एक हमारे पास फिर समराइज्ड रिकॉर्ड होता है, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड द परमानेंट एंड रियल अकाउंट्स। सो उसको अच्छा, एक एक्सपेंसेस भी है, आई थिंक इट विल बी क्लियर दैट एक्सपेंडिचर्स that allow a company to operate. For example, the utilities, rent, travel, salaries, okay, yeah, the amount which is paid for the purchasing of the raw material, that are the expenses. As we have discussed the last sentence here, that accounts will be either temporary or that will be permanent. See, suppose अगर एक दिन का एक शॉप है या एक कंपनी है, वो करते हैं कि सपोज एक प्रोडक्ट उसने सेल कर दी, दूसरा प्रोडक्ट सेल कर दी, तीसरा प्रोडक्ट सेल कर दी, तो इंडिविजुअली वो ईच एंड एवरीथिंग को एंटर करते हैं, और उस दिन का वो खर्चा भी एंटर करते हैं ना, कि उस दिन का सपोज मजदूरी कितनी आ गई, उसके ऊपर उन्होंने नाश्ता किया, सपोज उन्होंने कहीं और चीज पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये एक्सपेंसेस होंगे और ये रेवेन्यू होंगे एक दिन के लिए। सो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं कि इसको समराइज करके लिखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस फॉर द डे वाज दिस वन, सॉरी इनकम, एंड द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द डे वाज दिस वन। तो फिर इनको वो क्या करते हैं, एक परमानेंट बुक में एंटर करते हैं। एक टेम्परेरी होता है,
एक परमानेंट होता है। तो इसकी बेस पे हमारे पास दो चीजें होती है, एक को जर्नल कहते हैं और एक को लेजर कहते हैं। ये अकाउंटिंग बुक्स होते हैं। सो जर्नल जो है दैट इज अ बुक ऑफ अकाउंटिंग वेयर डेली रिकॉर्ड आर केप्ट, और लेजर जो है इसमें समराइज्ड रिकॉर्ड फिर रखते हैं। ये टेम्पररी होते हैं और ये परमानेंट होता है। समझ आ रहा है? सो ये जस्ट डिफरेंस याद रखें बिटवीन दीज टू बुक्स विच इज यूज्ड इन द अकाउंटिंग। वन इज कॉल्ड द जर्नल, सेकंड वन इज कॉल्ड द लेजर। Okay, so journal is used for detail and daily entry of both income and expenses, and ledger जो है इसमें फिर summarized form में फिर entry करते हैं at the end of the day या at the end of the month या at the end of the year। ठीक है?